हाँ, लाइब्रेरी में ज्यादा लोग नहीं है। लाइब्रेरी से भी चले गए ना लोग, पहले काफी सारे लोग रहते थे। अच्छा, चलो जय हिंद गाइस, चालू करते हैं अपन अपने सेशन को। सो द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस हम लोग जो है वो कवर करेंगे। सो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, आपको पता है कि ये जो एक प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो हुई थी, ये बेसिकली जैसे आप आगे चल के आईपीएस वगैरह बनते हो तो इस प्रकार की नॉलेज जो है वो आपको होना काफी ज्यादा जरूरी है। राइट, जैसे कि अभी जो आपको केस नजर आया था उसमें ये था, अपन को जनरली पहले लग रहा था कि एक इंस्टेंट रिएक्शन था उस लड़के का। राइट, वो काफी समय से, जैसे पूरी स्टोरी आई थी इसमें बताया गया कि काफी समय से ये साहिल नाम का जो लड़का था वो फॉलो कर रहा था साक्षी को, और उसने उसको धमकी भी दी थी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आया है वो पेरेंट्स के फियर का है, कि उसको जब थ्रेट मिला था इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसने पहली थ्रेट जो है वो दे रखा था कि मैं मार दूंगा तुम्हें, ऐसा वैसा। तो लड़की ने जो पेरेंट्स को बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? बिकॉज ऑफ पेरेंट फियर्स। कई बार पेरेंट को बताने के बाद क्या होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को घर से बाहर निकलना, तो बच्चे सोचते हैं कि यार उनको बताएंगे तो फिर हमारे लिए और दिक्कत हो जाएगी। बट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन क्या है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, ये जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी आप यूज करोगे ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीएस जब आप बनोगे तो आप इस प्रकार के क्राइम्स सीन को जो है आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालिसिस से जो है ये भी सामने आई कि उसकी पूरी प्लानिंग थी, इसके 7-8 दोस्त जो है वो प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। 15 दिन पहले इस बंदे ने जो है वो हरिद्वार से जाकर एक चाकू खरीदा, और पर्पस यही था किलिंग का। मतलब उसको पहले क्लियर था। अभी हम 2-3 दिन पहले जो डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक को इन शॉर्ट, तो हम कह रहे थे यार इंस्टेंस रिएक्शन भी होता है लोगों का, बट ये वो नहीं था। ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी, काफी समय से धमकियां जो है वो दी जा रही थी, और उसके बाद जो है उसको बहुत ब्रूटली जो है उसका मर्डर जो है वो किया गया इस साहिल नाम के लड़के के द्वारा। एंड बहुत ब्रूटल था। और अब हमने एक और चीज पर जो है वो बात करी कि आसपास लोग काफी सारे थे जो घूम रहे थे, बट देन टू किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? व्हाट कैन बी द रीजन? तो देखो, इसका एक पॉइंट होता है जो आप लिखो, बाई स्टैंडर इफेक्ट। बी वाई स्टैंडर, STANDER, हिंदी में है बाई स्टैंडर इफेक्ट। बाई स्टैंडर मतलब साइड में खड़े होने वाले लोग। तो क्वेश्चन ये है कि क्या है बाई स्टैंडर इफेक्ट जिसकी वजह से साक्षी को बचाने नहीं आई भीड़। क्योंकि काफी सारे लोग थे, अराउंड देयर वर डजन ऑफ पीपल, लाइक 12-15 लोग थे आजू बाजू से गुजर रहे थे। एक लड़के ने हिम्मत भी करी थी, वीडियो में आया था, एक लड़के ने हिम्मत भी करी थी, बट देन टू जो है वो पीछे हट गया, है ना, देन टू पीछे हट गया। बट इतने सारे लोग थे, 15 लोग मिलकर एक लड़के को जो है वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? सेकंड, कि वहां मौजूद इतने सारे लोग जो थे और किसी ने भी उसको बचा नहीं पाया। क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो इसके पीछे एक स्टोरी जो है वो आती है। ये बेसिकली स्टोरी है 1964 की। अमेरिका के अंदर एक लेडी थी जिसका रेप हुआ और जिसका मर्डर हुआ बाद में। उस दौरान भी करीब 30-40 लोग जो है वो आजू बाजू जो है वो खड़े होते, बट देन टू किसी ने कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? द पॉइंट इज दैट, देखो कई बार जो है वो क्या होता है, ये 5 पॉइंट जो है वो बाय स्टैंडर्ड थ्योरी की उसी समय आई थी 1964 में। बाय स्टैंडर्ड थ्योरी आई, इस थ्योरी में ये 5 पॉइंट्स बताए गए। पहला पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है इंसिडेंट को नोटिस करना। पहला व्यक्ति अगर कोई पास हो रहा है, अगर वो इंसिडेंट को नोटिस करेगा तब वो रुकेगा। सेकंड पॉइंट ये तय करना कि यह इमरजेंसी है कि नहीं। पहली चीज, उसने कोई भी व्यक्ति जब निकल रहा है पहले वो देख रहा है कि यार कोई इंसिडेंट है, और उसको वो नोटिस कर रहा है। फिर वो ये नोटिस कर रहा है वार्निंग है कि नहीं, इमरजेंसी है कि नहीं। राइट। थर्ड पॉइंट ये देखना कि इस घटना के लिए क्या व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है या नहीं, मतलब कि वो पर्सनली ये घटना हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं। मतलब एक जिम्मेदारी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर पर्सन की, कि सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है तो हम उस पर एक्शन ले। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, हत्या करने वाले को रोकने का तरीका चुनना। वो एनालाइज करे सामने वाले व्यक्ति कि यार मैं इसको कैसे रोकूं। एंड द फिफ्थ पॉइंट लास्ट में, बचाने का फैसला करना। अगर ये 5 में से कोई भी एक पॉइंट मिस हो जाता है तो व्यक्ति हेल्प नहीं करेगा। अब मेरा सवाल एक जनरल है कि क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्यों हेल्प नहीं करते, क्यों? इसमें एक और चीज इन्होंने बताई है, जो साइंटिस्ट जिनकी ये थ्योरी है अमेरिकन की, और इनकी थ्योरी ये कहती है कि अगर भीड़ ज्यादा है तो उस दौरान जो विक्टिम होता है उसके बचने की संभावना बहुत कम होती है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग बोलते हैं यार कोई मदद नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कोई मदद नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। मैं तो सेकंड क्वेश्चन, मैं कहीं मदद करने के बाद फंस ना जाऊं, है ना, ये सबसे बड़ी इशू होता है। इवन इन एक्सीडेंट्स ऑल्सो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग खड़े होकर जो है उसको जाते नहीं, ये डर के मारे कि पुलिस हम पे इन्वेस्टिगेट ना करने लगे। राइट, बट एक्चुअल में ऐसा करना नहीं चाहिए। द पॉइंट इज दैट इफ यू आर फेयर, इफ यू आर गुड, तो दैट मींस कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अब सोसाइटी का भी इशू होता है। अब जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, उसने एक्शन ले लिया, राइट, कल को पता लगे उसके घर वालों के पास थ्रेट आने लगे, वो भी तो इश्यूज होते हैं। कई बार उसके साथ वाले लोग, जिसने बचाया, जिसने रोकने की कोशिश करी, उसको थ्रेट मिलना शुरू हो जाए। अब इसका सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन जो है ये होता है कि पहले आवाज उठानी चाहिए। अगर देख रहे हो तो किसी किसी एक ने भी इनिशिएटिव ले लिया कस के,
मुझे बोलते हैं ना भीड़ का ऑब्जेक्टिव, जैसे मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग के बारे में आपको पता होगा कि भीड़ इकट्ठा होकर लोगों को मार तक डालती है, राइट? अब वो शुरुआत कैसी होती है, किसी एक से। अगर कोई एक चिल्ला के बोल भी ना क्या हो रहा है, तो एकदम से भीड़ जो होती है वो सबकी सब जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाती है। सो दीज आर द पॉइंट्स। तो इसमें बाय स्टैंडर्ड थ्योरी का एक बड़ा रोल है, जिसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये एक टॉपिक था छोटा सा, राइट, जिसके बारे में एक आइडिया रखना था। अब आपको पता है ये क्या हो रहा है, रेसलर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, राइट? ये हम लोग को जो ये देखने को मिलता है, क्या चीज है ये, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के चीफ जो है और बीजेपी के MP है ब्रिजभूषण शरण, तो इनके अगेंस्ट जो है वो काफी समय से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से महीना 2 महीने से ऊपर जो है वो हो चुका है। बट देन टू अभी बीच में इनका एक केस आया था कि इन्होंने बोला था कि अपने मेडल को ये गंगा में बहा देंगे, बट देन टू अभी इनको रोक दिया गया, क्या ऐसा मत करो, अपन कुछ एक्शन जो है वो लेते हैं। बट काफी लंबा समय हो गया। देखो इंडिया ऐसी कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर हमारे स्पोर्ट प्लेयर्स अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो भी एक मुद्दा जो है वो काफी सेंसिटिव है, सेक्सुअल हरासमेंट का, और उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। हाँ, उनके सॉन्ग्स पे हटा दिए ना, देखिए आप, बहुत सारी चीजें। अब देखिए एक टॉपिक बस जनरल सा आया है, जैसे कि हमने भी केस देखा, दिल्ली का केस, उसमें आम आदमी पार्टी सरकार का कहना यह है कि वो 10 लाख रुपए विक्टिम की फैमिली को प्रोवाइड कराएंगे। इसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया, लिख लो एक्स ग्रेशिया। ये इकोनॉमिक टर्म टर्म है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो ये टर्म पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया क्या होता है? एक्स ग्रेशिया किसी को भी मॉरल तौर पर पैसे देना, राइट? जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि सोल्जर जब शहीद हो जाते हैं हमारे, वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, तब उस समय हम लोग को देखने को मिलता है कि उनकी फैमिली को जो है वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो मॉरल तौर पर जो है वो दिया जाता है, तो ये है एक्स ग्रेशिया, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग को न्यूज देखने को मिल रही है, अच्छा ये वाली चीज तो आपको पता होगी, ये एक फूड इंस्पेक्टर था छत्तीसगढ़ का, आपको याद हो, तो इसने जो है वो क्या किया, एक मतलब डैम के पानी को, मतलब रिजर्वायर के जलाशय के पानी को जो है वो निकाल के अपने फोन को जो है वो, याद है? ये वाली न्यूज बहुत चली थी, अभी ट्रेंडिंग में जो है वो चल रही थी। एक ऑफिसर जो था, इसने एक करीब मेरे ख्याल से कितना लीटर, 41 लाख लीटर पानी वो निकलवा दिया, उसका फोन गिर गया था इसलिए। कोई होगा उसका फोन लाखों का, आप सोचो गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। और अब देखो उसको 53,000 रुपीज अब देने पड़ रहे हैं, इससे अच्छा तो नया फोन ही खरीद लेता वो, राइट? एनीवेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना, ये आप लिखो सेंगोल, SENGOL, सेंगोल। आपको पता है हमारी नया पार्लियामेंट जो है वो हमारी तैयार हो गई है, और उसमें ये सेंगोल जो है वो रखा गया है। ये सेंगोल जो है ये एक तमिल वर्ड है, सेंगोल के आगे लिखो डैश तमिल वर्ड। सेंगोल क्या है? ये एक तमिल वर्ड है, सेमई, सेमई करके एक तमिल वर्ड है, उससे ये सेंगोल जो है वो लिया गया है। इसका मतलब ये है राइटियसनेस, राइटियसनेस यानी कि अच्छा करना, धार्मिकता, राइटियसनेस। अब ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल सिंबल है इंडिपेंडेंस का। ये सिंबल जो है बताया जाता है कि ये शो करता है कि हम ब्रिटिशर्स के कब्जे से जो है वो निकल गए, तो ये है सेंगोल, ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, ये साउथ इंडिया से जो है वो लेकर आए थे और नेहरू जी को जो है वो गिफ्ट किया गया था, तो यही चीज इन्होंने जो है वो चिदम्बरम जी ने जो है वो एक्सप्लेन करी थी कि ये हैप्पी है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सेंगोल आ चुका है, बट ये हैप्पी नहीं है, क्योंकि इसकी इससे रिलेटेड स्टोरी जो है वो काफी गलत बताई हुई थी। बट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सेंगोल जो है बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एक पर्टिकुलर ऐसा सिंबल है जो इंडिपेंडेंस का है, ये चीज एग्जामिनेशन में जो है वो पूछी जाएगी, राइट? विस्टा है मेरे ख्याल से, पार्लियामेंट का न्यू नेम विस्टा है ना शायद, विस्टा, एक बार कंफर्म कर लेना, हालांकि मैंने ये रविंद्र पढ़ाया था पहले, नोट्स में चेक करो, ठीक है? अब हम लोग को नेक्स्ट न्यूज जो द हिंदू में देखने को मिल रही है वो है कि साइंटिस्ट की टीम ने एक नया एक्सो प्लैनेट डिस्कवर किया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सो प्लैनेट है क्या, वही ग्रह या गैर सौरीय ग्रह, हिंदी में तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या है ये एक्सो प्लैनेट, ये बता सकते हैं? हमारे सोलार सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स हैं उनको एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। तो हमारी एक टीम है, साइंटिस्ट की टीम, जिन्होंने डिस्कवर कर दिया कि ये जुपिटर के मास से भी काफी बड़ा जो है वो प्लैनेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, फिलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एक्सो प्लैनेट क्या है, तो इसके नोट्स जो है वो बना लेना। एक्सो प्लैनेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड नित्या, आउट सिस्टम। अब देखो जेंडर इक्वलिटी को लेकर केरला की एक ऑफिसर है, इनका नाम क्या है? NA विनाया, NA विनायक, केरला की ऑफिसर। पहले केरला में क्या हुआ करता था, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, जो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हुआ करती थी वो साड़ी जो है वो पहना करती थी खाकी की,
अब वो चेंज कर दिया। अब आप देखेंगे वुमेन ऑफिसर्स भी जो है वो जो मेल की जैसे ड्रेस होती है वैसी सेम उनकी ड्रेस है। ये सब चीजें जो है वो इनके कंट्रीब्यूशन से जो है वो चेंज की गई। अब जैसे जनरली कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता है, राइट? ऐसा बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति से सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होगा, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। इन्होंने ये सिस्टम जो है वो चेंज किया। इनके खिलाफ कई बार जो है वो लोगों ने बोला, काफी कुछ जो है वो बोला। नहीं, ये नोट्स बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये एक मतलब ऐसा टॉपिक है कि जो जैसे कि जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड, जैसे कि आपके मेंस के पेपर में अगर कुछ जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इनका एग्जाम्पल भी जो है वो यूज कर सकते हैं कि वुमेन जैसे जेंडर इक्वलिटी, मेल की जैसे ड्रेस है ऑफिसर्स की वैसी फीमेल की होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने इनिशिएटिव जो है वो लिया था। ठीक है, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एडिटोरियल है। अभी आपको पता है कि 2000 के नोट जो है वो बंद कर दिए जो है वो गए, राइट? अभी डिसीजन लिया था 19 में 2023 को, राइट? आरबीआई का ये डिसीजन था। तो क्या नैनो चिप इम्प्लांट थी 2000 के नोट में? नहीं ना, करेक्ट। तो ये बहुत सारी मिथ 2000 के नोट से रिलेटेड सामने आई। अब 2016 की अगर हम बात करें, 2016 में 2000 का नोट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है डीमोनेटाइजेशन का एक सेंटर पीस था। मतलब कि वो बहुत ही एक्साइटमेंट हो गया था कि अरे बात 2000 का नोट जो है वो आ रहा है, और अब इन्होंने 2000 के नोट को जो है वो बंद कर दिया है, राइट? ऐसी पॉलिसी जो इलॉजिकल थी। क्यों इलॉजिकल बोला ऑथर ने इस पॉलिसी को? एडिटर ने इस पॉलिसी को इलॉजिकल क्यों बोला कि क्यों 2016 की पॉलिसी इलॉजिकल थी? करप्शन हटाने के लिए लागू किया था। बड़ा है, क्योंकि आप सोचो, आप अपनी जेब में जो है वो नोट जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी जेब में 2 लाख रुपए लेकर भी चले जाऊं तो भी समझ में नहीं आएगा सामने वाले को, राइट? तो ऐसे कितना ब्लैक मनी का सर्कुलेशन तो और तेजी से जो है उससे हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। कितने लोग परेशान हुए एटीएम के बाहर, राइट? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, एटीएम का जो है फुल फॉर्म है। 2000 के नए नोट के अलग साइज थे, हम लोग को देखने को मिल रहा था, राइट? एक अलग साइज 2000 के नोट का। अब हमारे पास जो साइज है 500 के, 100 के नोट के, उनके एटीएम में जाते तो अलग अलग कैसेट्स होते हैं। अब हर एक एटीएम को जाकर चेंज करना कितना डिफिकल्ट है इंजीनियर की। अब हर एक इंजीनियर को हर एक एटीएम के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज थी। और एक और इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये बताई थी कि अगर हम सभी एटीएम के अंदर 500 और 100 के ही नोट अगर रखें, 500 100 के नोट्स या 200 के नोट्स भी, राइट, तो उसमें भी 2 लाख से ज्यादा पैसे जो है वो निकाले नहीं जा सकते एक एटीएम से। और एटीएम की अभी विड्रॉल लिमिट क्या है पर डे की? 20,000, 20,000। तो इसमें मुश्किल से 100 या 120 लोग ही मतलब आप सर्व कर पाओगे, राइट? तो कितना डिफिकल्ट था हर एक एटीएम में, और कितने सारे लोग लाइन के बाहर जो है वो खड़े होते थे। काफी बुरा मैनेजमेंट था, ऐसा जो है वो ऑथर ने बताया। कई एक और इन्होंने इंसिडेंट बताया ऑथर ने, ये बोला कि कुछ गांव के अंदर फार्मर्स के साथ चीटिंग कर दी गई थी गांव वालों के साथ, क्योंकि 2000 के नोट जो है, अच्छा प्रिंटिंग का भी इशू था 2000 के नोट में। ऑथर बता रहे थे, बोल रहे थे कि प्रिंटिंग का भी इशू है। काफी सारे नोट में गांधी जी की शेडो दिख रही है, किसी में नहीं दिख रही। और कुछ लोगों ने क्या किया, जब ये नया नया आया था तो कुछ लोगों ने उसकी अच्छी हाई रेजोल्यूशन की कॉपी फोटो जो है वो निकाली, गांव वालों को जो है वो चूना लगा दिया। ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिला। तो अभी इससे इससे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि 2014 की बात थी, आरबीआई ने बोला था कि आप जो है वो 5,000 और 10,000 के नोट निकालो। अब मेरा सवाल ये है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को कि 5,000 और 10,000 के नोट निकालने का? इंटरनेशनल कार्ड पे 40,000। अरे रविंद्र जी, मैं तो नेशनल की बात कर रहा हूँ अभी। नहीं, तो क्यों चाह रहे हैं बड़ा अमाउंट? वाई? हम्म। अच्छा, आपका ये पॉइंट अच्छा है कि करेंसी में जो अमाउंट जो है वो लग रहा है, बट मेन आरबीआई करेंसी के अमाउंट के बारे में नहीं सोचती, बिकॉज द पॉइंट इज दैट कि करेंसी, क्योंकि उनको पब्लिक को सर्व करना है। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? पब्लिक को सर्व करना। तो गवर्नमेंट के लिए कोई जो अमाउंट, जो कॉस्ट जो होती है ना किसी भी पर्टिकुलर चीज की, वो मैटर नहीं करती है। उसके पीछे की टेक्निकल चीज मैटर करती है, जो है मुद्रा फीसदी यानी कि इन्फ्लेशन। क्योंकि देखो, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो प्राइस है, एक मनी की जो वैल्यू है, वो जो है वो इंक्रीज होगी। और जब भी बड़ा नोट जो होता है वो वैल्यू को स्टोर करने के पर्पज के लिए होता है, राइट? क्योंकि अब अच्छा, एक और इशू ये भी सामने आया कि आप कहीं पर भी चले जाओ, 2000 नोट के खुले ही नहीं मिल रहे हैं। आज भी इवन ये इशू है, राइट, कि आप किसी को 2000 का नोट जो है दोगे, उसके खुले भी नहीं हो पाएंगे। तो अब ये बंद कर दिया इन्होंने। तो ये ऑथर जो है बता रहे थे, वैसे भी द हिंदू काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, तो उन्होंने यही बताया कि इनकी पॉलिसी जो है वो सबसे घटिया थी, जो 2000 का नोट जो है वो ये लेकर आए। नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल सामने आया, वेरी इंपॉर्टेंट, आईआरडीएआई का फुल फॉर्म क्या है? आईआरडीएआई, इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये लिखो, ये आज पढ़ना है आपको इस बॉडी के बारे में।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। जैसे हमारी आरबीआई है, आरबीआई किसको मैनेज करती है? बैंक्स को। बैंकर्स बैंक बोलते हैं ना आरबीआई को, कि आरबीआई बैंकों की बैंक है, राइट, बैंकों को मैनेज करती है। वैसे ही आईआरडीआई किसको मैनेज करेगी? इंश्योरेंस कंपनी को। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हमारी कंट्री में उसको मैनेज करेगी। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो किसको मैनेज करती है? स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट को मैनेज करती है ना सेबी। ये बेसिक चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखो, इन्होंने एक टारगेट दिया है, ये टारगेट अभी आया नहीं है। इन्होंने बोला कि 2047 तक सबके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये, क्यों इंश्योरेंस होना चाहिए सबके पास? इंश्योरेंस क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है, बट हमारी कंट्री के अंदर उससे रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार, अब जैसे मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा कजिन था, उसका जो है वो इंश्योरेंस हो रहा था उसकी कंपनी के थ्रू, बट उसमें प्रीमियम जो है उसको 1000 रुपए, ज्यादा नहीं, 1000 रुपए जो है प्रीमियम पे करना था, वो भी एनुअल, 1 साल का, और 5 लाख का उसका कवर होना था, एक्सीडेंटल था। तो मुझे बता यार, मेरा एक्सीडेंट कहाँ होगा? मतलब सोच रहे वाले लोगों की हो, मतलब वो ये रहती है कि मेरा एक्सीडेंट थोड़ा होगा, काय को 1000 रुपए भी दूंगा। तो आपने थोड़ा देखा फ्यूचर भाई, आज की रेट में भाई आप सीधे चल रहे हो, कोई और आके उड़ा के चला जाता है। और इवन इंडिया का एक रेट है, हर 3 मिनट में एक इंसान एक्सीडेंट के कारण मर रहा है। ये इंडिया का रेट है, आंकड़ा है, एवरी 3 मिनट्स। हमारे लेक्चर को 16 मिनट हो गए, तो सोचो आप, ये इशू है। तो ये चीज है। फिर इन्होंने बोला कि बीमा विस्तार स्कीम, ये स्कीम का नाम लिख लो। इन्होंने बोला बीमा विस्तार स्कीम, और ये टारगेट लिख लो। इन्होंने रिकमेंड किया कि 2047 तक हमारी कंट्री के अंदर सबके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इवन मेरा कहना तो यह है कि भले ही लाइफ इंश्योरेंस मत कराओ, बट मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, पेरेंट्स का और अपना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपन कि लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब पता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उससे ज्यादा हम लोगों ने लोन वगैरह लेकर हॉस्पिटल में लगा दिए। काफी सारे लोग होते हैं, जैसे बंसल हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल के बाहर आप जाके देखो, गांव वाले पूरी अपनी जमीन वगैरह बेच के किसी का अपनी फैमिली मेंबर का इलाज कराता है, राइट। और वहीं अगर इंश्योरेंस होता तो इनको इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, कंपनी जो है वो बियर करती, राइट। फिर इसके अलावा अवेयरनेस हम लोग को जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड क्रिएट करनी, क्योंकि हमारे पास काफी कम अवेयरनेस है इंश्योरेंस की। इन्होंने जो है प्रपोजल दिया है कि ग्राम सभा के अंदर वुमेन जो है उनको बेसिकली हम ट्रेन करें, और वो वुमेन, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है ना, आंगनवाड़ी हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, तो वुमेन्स को ट्रेन करें कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो ये इन्होंने जो है ये चीज बोली। इन्होंने बोला एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करो, बीमा सुगम, ये लिख लो, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। इन्होंने बोला बीमा सुगम प्लेटफॉर्म में जितनी भी कंपनीज है और जितने भी जो इंश्योरेंस वाले हैं, यानी कि मैंने अगर इंश्योरेंस कराया है और जिस कंपनी से कराया है, सब एक वेबसाइट पर हो। और एक वेबसाइट पर कितनी, मतलब जैसे मैंने अगर क्लेम किया तो मेरा क्लेम कितनी जल्दी निकल रहा है, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। और इससे फायदा क्या होगा? इससे गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कि आईआरडीआई चेक करेगा कि कौन सा क्लेम आया है किसका, और किसका क्लेम में कितना टाइम जो है वो लग रहा है। अब जिस भी कंपनी में क्लेम का ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है उस कंपनी के ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी, राइट। सो दिस इज द केस। फिर इंडिया के अंदर हालांकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ गया है, आजकल लोग जो है वो अवेयर होते आ रहे हैं, बिकॉज हमारी कंट्री जो है हम बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री। इसका मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी कंट्री में युवा ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। युवा की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। तो ये सब टर्म्स आपको यूज करना है मेंस में, ये सब टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी ने अब क्लियर कर दिया है, 2023 का पेपर उठा के देखोगे, इट इज वेरी क्लियर कि जो अगर सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है और प्रॉपरली कंसिस्टेंट हो गया, उसी का ही सिलेक्शन होगा। फालतू लोग अब चाहिए नहीं यूपीएससी को, क्लियर बता चुकी है। बिल्कुल सही नित्या। अच्छा, आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आज की रेट में 18% जीएसटी लग रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग खराब होता है कि यार क्यों 18% जो है वो दें, क्योंकि 18% एक बड़ा अमाउंट है। ऑलमोस्ट 20% जितना आप दे रहे हो उसका 18% यार, तो ये बड़ा अमाउंट। तो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि यार सेंटर को सोचना चाहिए इस चीज में कि एटलीस्ट जो लोग इंश्योरेंस अपना करा रहे हैं उस पर 18% तो ना जो है वो दिया जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब ये इतना अच्छा आर्टिकल है कि इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अब देखिए, जो एडिटर है उन्होंने क्या बढ़िया बात करी है। इन्होंने बोला है इंडिया के अंदर जो टॉय इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी ग्रो कर गई है। मतलब हम लोग पहले इंपोर्ट कराते थे, आज की रेट में हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अब यही ये बुरी बात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो, दो फैक्टर्स होता है।
पहली चीज तो हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने इंपोर्ट करा रहे हैं, हमारा हम जो है वो सरप्लस में है, मतलब कि हमारा, या फिर आप बोल सकते हो कि हम जो है वो नेट एक्सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, मतलब हम ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, तो यानी कि हम प्रॉफिट में है। अब हर बार प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि आप बेनिफिट में हो, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि एडिटर ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये चीज समझाई है कि हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट को ब्लॉक किया। कैसे? कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाकर। आपको पता होगा इंपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, जैसे चाइना से कोई भी सामान आ रहा है, हम कस्टम ड्यूटीज बढ़ाएंगे और इंपोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, करेक्ट? अब आप एक चीज सोचो, अब मेरा जितना पहले इंपोर्ट हो रहा था उतना अभी नहीं हो रहा है, बट जितना मेरा पहले एक्सपोर्ट हो रहा था उतना ही एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्या मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं? किसी भी डिलेमा में नहीं है हम लोग। इसको हम लोग बेनिफिट ना बोले, मतलब इसको ये ना बोले हम लोग कि हम बेनिफिट में है, तो इसका मतलब ये है कि हमें जब भी किसी चीज की एनालिसिस करनी है तो हमें इस चीज पर फोकस करना है कि अगर वहां पर लिखा हुआ है कि हम जो है, हमने जो है वो अब नेट एक्सपोर्टर जो है वो हम बन गए, तो हमें कंपेयर करना है कि भाई किस हिसाब से नेट नेट एक्सपोर्टर बने। तो इन्होंने बताया जैसे कि हमारी मेक इन इंडिया पॉलिसी ने काम किया, दैट इज गुड। कि मेक इन इंडिया एक पॉलिसी है ना, पता होगा आपको मेक इन इंडिया पॉलिसी के बारे में, 2014 की पॉलिसी है। इस मेक इन इंडिया पॉलिसी के थ्रू हमने टारगेट किया था हम अपनी कंट्री के अंदर ही सामान बनाएंगे और कंट्री के डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है वो यूज करवाएंगे, राइट? कंट्री के लोग, इससे फायदा क्या होता है? इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वो एनहांस होती है, रेज होती है, काफी सारे इसके बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। बट द पॉइंट इज दैट, मतलब यही है क्वेश्चन, देखो द क्वेश्चन देयरफॉर टू आस्क इज, नेट एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट? तो नो भाई, नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप इंप्रूव जो है वो कर रहे हो। आपने क्या किया? आपने तो स्ट्रेटेजी लगा दी, आपने तो कस्टम ड्यूटी जो है वो एनहांस करके बढ़ाकर जो है वो ब्लॉक किया सामान को, और ब्लॉक करोगे आप अगर इंपोर्ट को तो ऑटोमेटिकली आप एक्सपोर्टर ही जो है वो बनोगे, राइट? बेनिफिट पे आप रहोगे, बट अल्टीमेटली आपको बेनिफिट जो है वो मिल नहीं रहा, राइट? तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, ठीक है। अब इसमें ये वाला आर्टिकल भी काफी अच्छा है, एडिटोरियल, कि क्लीन एनर्जी फंड राइज बट मोस्टली इन चाइना, यूरोप, यूएसए। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहीं पर ही क्लीन एनर्जी का फंड जो है वो बढ़ रहा है। क्या होता है ये क्लीन एनर्जी फंड? पहली चीज तोड़ते हैं अपन वर्ड को, क्लीन एनर्जी क्या होती है? क्लीन एनर्जी क्या ही है? ऊर्जा, है ना? साफ ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? किस ऊर्जा को हम साफ ऊर्जा बोलेंगे? जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रही, जो प्रदूषण नहीं कर रही, वो है क्लीन एनर्जी। जैसे कि एग्जांपल, सौर एनर्जी, सोलर एनर्जी, और विंड एनर्जी, और हाइड्रो पावर, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिस पर हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक व्हीकल में याद रखना, इसको क्लीन एनर्जी मत बोलना आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो कोयले को जलाकर जनरेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। ये बिल्कुल एलाबोरेट करना जब नेम्स की बारी आती है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023। ये लिखो, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023 जो है उसकी कौन सी रिपोर्ट है, मतलब किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। और आपका टास्क है अंडरलाइन करना, आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023, ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। अब इन्वेस्टमेंट तो बड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी में, है ना? आपको पता है इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ रहा है, बट द पॉइंट इज वो डेवलप्ड कंट्री ज्यादा अच्छे से बढ़ा पा रही है क्योंकि उनके पास फंड है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उतना, बट फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा कोई बताएगा हमारा क्या टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर? 2030 तक, देखो 2030 तक 500 गीगावाट, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का हमारा टारगेट है, ये फैक्ट याद रखना। और नेट जीरो कार्बन, नेक्स्ट टारगेट नेट जीरो कार्बन हमें अचीव करना है 2070 तक, नेट जीरो कार्बन। वेरी गुड नित्य रविंद्र, नेट जीरो कार्बन 2070 तक अचीव करना है। क्या होता है ये नेट जीरो कार्बन? क्या मतलब हम लोग कार्बन रिलीज ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? जितना रिलीज करेंगे उतना उसको कहीं ना कहीं कम करेंगे, मतलब उनका उसको यूटिलाइज जो है वो कर लेंगे कहीं ना कहीं, मतलब एनवायरमेंट में जितना जाएगा उतना ही हम लोग। कैसे कार्बन को कैसे कम करेंगे? हम पेड़ लगाएंगे, और एक टेक्निक होती है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन टेक्निक,
इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन को जो है वो अपने पास कैप्चर कर लेते हैं और जमीन के नीचे, एग्जैक्टली जमीन के नीचे जो है वो रिलीज कर देते हैं। ये नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी अभी डिसाइड किया गया, अभी बीच की न्यूज थी कि नॉर्थ सी के अंदर डम जो है वो किया जाएगा। मेरे ख्याल से नॉर्वे कंट्री है क्या, नॉर्वे नहीं है, ये कोई कंट्री है जिसने ये चीज जो है वो डिसाइड करी है, पहली कंट्री नॉर्वे है शायद, अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था। एनीवेज, अच्छा एक और बढ़िया चीज, रशिया यूक्रेन वॉर से क्या फायदा हुआ, सभी लोग बोलते हैं नुकसान ही हो रहा है। एक फायदा ये हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण जो फ्यूल का सप्लाई जो है, पेट्रोलियम का सप्लाई जो है वो कम हो गया है, और पेट्रोलियम के सप्लाई के कम होने के कारण हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो फोकस करना शुरू कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप अपने मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, नॉलेज शेयर करने के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। नॉर्वे ये उषा कंफर्म कर लेना, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे ख्याल से लास्ट न्यूज है ये अपनी आज की, और इंपॉर्टेंट है। प्री मौर्यन एरा के साइन हम लोग को दिल्ली के पुराना किला में मिले हैं। तो पुराना किला कहां पर है? ओल्ड फोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दिल्ली के अंदर ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और पुराना किला शेर शाह सूरी, ये लिख लेना, पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया, और हुमायूं के द्वारा, हुमायूं और शेर शाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था। हुमायूं और शेर शाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था। शेर शाह सूरी और मुगल एम्परर हुमायूं, इनके द्वारा पुराना किला बनवाया गया। अब एक चीज ये है, अभी जो फाइंडिंग मिली है, अभी जो चीजें मिली है इसके अंदर, 900 साल पुराने वैकुंठ विष्णु की एक बेसिकली आप कह सकते हो कि उनका रिमेन्स जो है वो पाया गया है, राइट? वैकुंठ विष्णु, ये चीज लिखो, 900 साल पुराने वैकुंठ विष्णु, ये चीज इसमें आ सकती है आर्ट एंड कल्चर में, सिविल सर्विसेज के। वैकुंठ विष्णु ये राजपूत पीरियड की हुआ करती थी। एक हम लोग को पट्टिका मिली है टेराकोटा की, राइट? और ये माता गजा लक्ष्मी की जो है वो मिली है गुप्ता पीरियड के, गजा लक्ष्मी की गुप्ता पीरियड के। और 4 रूम का कॉम्प्लेक्स जो है वो पाया गया शुंग कुषाण पीरियड का। तो शुंग कुषाण पीरियड आपको ध्यान में, अब देखो इसमें आपको पढ़ना क्या है, शुंग और कुषाण पीरियड को पढ़ना है, क्योंकि यहां से उठाकर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पढ़ना है राजपूत पीरियड को, राइट? और गुप्ता पीरियड तो पढ़ना है, गुप्ता पीरियड तो इंपॉर्टेंट होता ही है, आता ही है। मुगल्स के बारे में तो आपको पता ही है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये जब न्यूज इस प्रकार की आए तो हम लोग को फोकस करना है उस पर्टिकुलर टाइटल पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, राइट? अब नेक्स्ट आपके लिए कुछ टास्क है, एक मिनट, हाँ, लिखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के बारे में पढ़ना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जब आप लाइब्रेरी में बैठो ना फ्री टाइम पे, तो ये सब यहीं कहीं जो है वो कवर अप करो। इकोनॉमिक्स आपने आपकी हो गई ना यहाँ पर पूरी। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? पी नोट्स इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। कल पूछना सर से, और वैसे फाइंड आउट करना पार्टिसिपेटरी नोट्स। पी नोट्स, जिसको पी नोट्स बोलता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स। बिना सेबी में इनरोल किए, जैसे कभी भी किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के अंदर, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ता है, राइट? जितने भी जैसे आप स्टॉक्स वगैरह जो है परचेज करोगे, तो सेबी के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट वगैरह हमारा बनता है ना, तो सेबी के थ्रू ही वो ग्रांटेड है वो पूरी चीज है। तो इसमें ये रहता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सेबी में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? वो FII होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स वगैरह के, तो इसको पढ़ना ही है। फाइल जो डेली मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ रीड करने के लिए, क्योंकि अभी यूपीएससी 2023 ने दिखा दिया है कि कहीं भी किसी के भी नोट्स जो है वो अलग से हेल्प नहीं करेंगे। ओनली द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस विल गोइंग टू हेल्प, और मैगजीन भी विल गोइंग टू हेल्प। उषा भाई अपने स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज कर दी है। अप्रैल के आपके पास हैंडआउट्स पूरे रखे हुए हैं, मैंने जो आपको दे रखा है वो हैंडआउट जो है वो कवर अप करो। मैगजीन जो है वो नहीं पब्लिश कर रहे हैं हम लोग, अब स्ट्रेटेजी जो है हमने चेंज जो है वो कर दी है। अब डेली द हिंदू अभी कुछ दिनों तक आपकी रेगुलरिटी हिंदू में लेकर आएंगे। अभी आधे घंटे में हम लोग हिंदू के एडिटोरियल और सब चीजें फिनिश अप करते हैं,
फिर 1 वीक के बाद इंडियन एक्सप्रेस कवर करेंगे, प्लस मैगजीन के कुछ इश्यूज, प्लस अलग से कुछ हॉट टॉपिक्स जो है वो कवर अप करेंगे। ग्रेजुअली इट विल गोइंग टू इंक्रीज द टाइम, क्योंकि यूपीएससी का पेपर आपने देखा होगा, यूपीएससी के पेपर में इस बार बहुत कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। सो इस बार के पेपर में क्लियरिटी ये है कि भाई आपको फोकस जो है वो करना है बहुत तरीके से, और करवाएंगे फोकस। कहां पर है वेस्ट बैंक, किस जगह पर है? अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, और एक और है, कौन सी जगह है? एक वेस्ट बैंक है, एक गाजा स्ट्रिप है, जेरूसलम वाला एरिया। कहाँ का ये, कोई आइडिया? बहुत न्यूज में चलता है, इजराइल का। इजराइल में ये एरिया हम लोग को रहवा देखने को मिलता है। ठीक है, नहीं नहीं, मैगजीन प्रिंट मत कराओ, सिर्फ नोट्स बनाने हैं आप। फोकस ऑन योर हैंड रिटन नोट्स। इजराइल, ठीक है, चलो साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कल की। तब तक की बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। अभी 30 मिनट्स की है, आगे चल के जो है वो क्लास 1 आवर 1.5 आवर की जो है वो होने वाली है विद इन अ वीक।